सो वेलकम बैक एवरीबॉडी। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने वेव्स के कुछ बेसिक्स को कवर किया था, टाइप्स ऑफ वेव्स को कवर किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स को कवर किया था, जिसमें हमने एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा ये सभी चीज़ें कवर की थी। और हमने आपको कुछ रिलेशंस बताए थे, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, पिच का रिलेशन बताया था आपको हैवीनेस ऑफ साउंड से, फ्रीक्वेंसी का बताया था, एंड इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ हमने आपको रिलेशन बताया था। और आपको ये भी एक्सप्लेन किया था, इनके सिंबल्स भी एक्सप्लेन किए थे, वेवलेंथ का लैम्डा, फ्रीक्वेंसी का न्यू, एंड फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती मीडियम के साथ, फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ रहती है, जो चेंज होती है दैट इज स्पीड। और आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि कैसे स्पीड वेरी करती है। उससे पहले आपको कुछ फिगर्स दिखाते हैं। ये फिगर है जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन का फिगर है, जो जब एक साउंड वेव ट्रैवल करती है तो जो प्रोड्यूस करती है उसका। इसका सिमुलेशन हमने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था। ये वो एरिया है जहाँ पे वेव्स एक दूसरे के पास है, मीन्स पार्टिकल एक दूसरे के पास है, तो यहाँ पे बन गया कंप्रेशन, इसको सी से रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद ये वो एरिया है जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से दूर है, तो यहाँ पे बन गया रेयरफैक्शन, इसको आर से रिप्रेजेंट किया गया है। ये फिर से कंप्रेशन है, फिर से रेयरफैक्शन है। तो अगर आप इसको, हम आपको इसको डिनोट करें तो जो ये वाला पार्ट है ये कंप्रेशन डिनोट करता है, यहाँ पे ये फिर से ये वाला पार्ट कंप्रेशन डिनोट करता है, और फिर से ये वाला पार्ट कंप्रेशन डिनोट करता है, और ये वाला पार्ट भी कंप्रेशन डिनोट करता है। जो बीच वाला पार्ट है वो रेयरफैक्शन डिनोट करता है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर एक कंप्रेशन आ रहा है तो उसके बाद रेयरफैक्शन आएगा, उसके बाद कंप्रेशन आएगा, मीन्स। और अगर एक रेयरफैक्शन आ रहा है तो उसके बाद कंप्रेशन आएगा, फिर रेयरफैक्शन आएगा। दो कंप्रेशन एक साथ कभी नहीं आएंगे, दो रेयरफैक्शन एक दूसरे के साथ कभी कंटिन्यूसली नहीं आएंगे। कंप्रेशन के बाद रेयरफैक्शन और रेयरफैक्शन के बाद कंप्रेशन आएगा इन नॉर्मली। और आप इसको, इस सीरीज को कहीं पे भी एंड कर सकते हो, मीन्स ये कंपलसरी नहीं कि आपको यहाँ पे सी लिखना, आप इसको यहाँ पे भी एंड कर सकते हो। जस्ट आपको ये मेंटेन करना है ऑर्डर कि सी के बाद आर और आर के बाद सी ही आएगा, इसी ऑर्डर में होना चाहिए। फिर हमने आपको साथ में ये भी एक्सप्लेन किया था दैट जो रेयरफैक्शन है यहाँ पे प्रेशर कम होता है, तो यहाँ पे ये प्रेशर वेरिएशन दिखाई गई है दूसरे फिगर में। जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे प्रेशर कम होता है, कंप्रेशन में प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, और जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो कंप्रेशन में प्रेशर ज़्यादा होता है, रेयरफैक्शन में प्रेशर कम होता है। और एंड ऑलवेज जो फोर्स है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लगता है, मीन्स यहाँ पे कंप्रेशन में प्रेशर ज़्यादा है, रेयरफैक्शन में प्रेशर कम है। तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लें तो जो फोर्स होगा वो इस तरह लगेगा, यहाँ से इस तरफ लगेगा, यहाँ से इस तरफ, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर कम है तो फोर्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही लगता है। नाउ जो ये नेक्स्ट फिगर है इसमें प्रेशर को डिनोट किया गया है दैट जहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है, ये ब्लैक लाइन अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रेशर है यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग। उसके बाद बीच में इस पॉइंट के लिए प्रेशर को जीरो माना गया है, तो रेयरफैक्शन में प्रेशर को नेगेटिव कर दिया गया। ये जस्ट आप इसको ये ले सकते हैं, वेव रिप्रेजेंटेशन है। इसी वेव को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, सो दैट कि प्रेशर कहीं, जो ये वाला प्रेशर अगर रेयरफैक्शन पे हमको प्रेशर को जीरो करना है तो इसी वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट
इस वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है ये है सी पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ये आर पॉइंट। ये फिर से सी कंप्रेशन है और ये फिर से रेयरफेक्शन है। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का, इस लेंथ में जो ये डिफरेंस है ये सेम रहना चाहिए, यहाँ पे भी इन दोनों फिगर में ये सेम रहना चाहिए। आप एक्सिस को ऊपर नीचे कर सकते हो शिफ्टिंग, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एक कंसेप्ट होता है जिसको बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप अपने हिसाब से एक्सिस चूज कर सकते हो, किसी नेगेटिव वैल्यू को आप 0 कर सकते हो। इस जस्ट कि जो टोटल वेरिएशन हो टोटल वेरिएशन एज इट इज रहे। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ ग्राफ्स और हैं। एक ग्राफ ये है जो शो करता है लो पिच साउंड को, और एक ये है जो हाई पिच साउंड को शो करता है। हमने आपको इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें एक टर्म बताई थी फ्रीक्वेंसी, और उसमें हमने बोला गया था, फ्रीक्वेंसी को बोला था टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन, sorry, it was not frequency, it was time period time required to complete one cycle, and frequency was number of complete cycles in 1 second, 1 सेकेंड में कितनी साइकिल आएंगी। तो अगर सपोज कीजिए यहां तक टाइम, ये टाइम दोनों के लिए 1 सेकेंड है, तो यहां पे कितनी वेव आ रही हैं, ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट 2 वेव्स हैं। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ इस वाले केस में नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा है या नंबर ऑफ साइकिल्स ज़्यादा है, यहाँ पे साइकिल कम है। तो साइकिल कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो पिच भी कम हो जाती है। तो ये क्या है, ये लो पिच साउंड है। हमने आपको रिलेशन बताया था कि जो पिच है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, टाइम पीरियड पे। तो जिसका टाइम ज़्यादा है, इसका टाइम ज़्यादा है, एक साइकिल को कंप्लीट करने का टाइम ज़्यादा है, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा है अगर, वेट ए मिनट, हम इस फिगर को नीचे कर देते हैं के लिए। सो जो फ्रीक्वेंसी है एंड टाइम एक दूसरे के इनवर्स में होते हैं। अगर टाइम ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और अगर टाइम कम है मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी क्या हो जाएगी, पिच भी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हम टाइम को इंक्रीज कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इसका मीनिंग जो पिच है वो भी डिक्रीज हो जाती है। मीन्स टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होने से पिच भी कम हो जाएगी, और जो साउंड है वो तेज हो जाएगा। अगर उसका टाइम डिक्रीज होगा, हाँ टाइम सॉरी, अगर टाइम डिक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, पिच बढ़ जाती है और साउंड नॉन हियरेबल हो जाता है। अगर टाइम बढ़ जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और पिच भी कम हो जाती है, और इससे साउंड क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, हैवी हो जाता है, उसको सुनना आसान हो जाता है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड। और इसी के अंदर बेस कवर होता है, इसके अंदर जो हाई पिच है इससे ट्रेबल कवर होता है, जो साउंड सिस्टम होता है उसके अंदर एक ट्रिबल होता है और एक
बेस होता है। तो बेस लो फ्रीक्वेंसी में कवर होता है, और जो पिच है या ट्रिबल है वो हाई फ्रीक्वेंसी में कवर होता है। उसके बाद हमने एक आपको लाउडनेस के बारे में बताया था कि जो आपका इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी और लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ही ज्यादा इन स्क्वायर लाउडनेस होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कम है कंपैरेटिवली इससे, तो जो इस वेव का लाउडनेस है ये लाउड होगी, और आप इसको बोल सकते हो ये लेस लाउड होगी, और ये मोर लाउड होगी। बिकॉज इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसकी इंटेंसिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसका एम्पलीट्यूड 2 है और इसका एम्पलीट्यूड 4 है तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी 2 स्क्वायर 4, और इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी 16। मीन्स इसकी लाउडनेस 16 है और इसकी लाउडनेस 4 है। तो इसकी कंपैरेटिवली जो कंपैरेटिव लाउडनेस होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। सो ये था जो हमने कवर किया था। इसके कुछ फिगर्स थे जो हम आपको शो करना चाहते थे। अब जो हमें आगे फर्दर स्टडी करना है दैट इज स्पीड ऑफ साउंड, और हम इसको स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर करके चलेंगे। तो स्पीड ऑफ साउंड, इसके लिए हमने सिंबल पहले ही ले चुके हैं। हम जो हम वेव के लिए सिंबल यूज करते थे वही हम स्पीड ऑफ साउंड के लिए भी यूज करेंगे। तो सिंबल यूज करते हैं v, और हमारे पास रिलेशन होता है जो कि होता है स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ। ये रिलेशन हमने पढ़ा था। स्पीड ऑफ साउंड को v से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो आप इसको इन शॉर्ट लिख सकते हो न्यू लैम्डा। ये हमारे पास रिलेशन होता है। तो अगर हमें किसी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी पता है और उसकी वेवलेंथ पता है तो हम उससे उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इन जनरल जो हमारे पास जो नॉर्मल साउंड की वेव होती है उसकी स्पीड को अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 344 मीटर पर सेकंड, जो कि कैलकुलेटेड है। और ये किस किस पे डिपेंड करती है? स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन मीडियम of travel and temperature of medium। मीन्स मीडियम का टेम्परेचर कितना है और मीडियम किस टाइप का मीडियम है। सपोज मीडियम इज एयर, हम सिर्फ हवा की बात कर रहे हैं जो डे टू डे पर्पज में होता है, डे टू डे लाइफ में होता है, वहां पे मीडियम नॉर्मली एयर ही होता है। तो वेलोसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगी इससे, वेलोसिटी एट 10 डिग्री सेल्सियस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा वेलोसिटी। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर अप जाता है तो इसका मीनिंग होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड भी अप जाएगी। अगर टेम्परेचर डाउन जाता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी कम हो जाएगी। मीन्स जो हिल्स होते हैं वहाँ पे साउंड कम वेलोसिटी से ट्रैवल करता है एज कंपेयर टू जो प्लेन्स होते हैं, बिकॉज प्लेन्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है हिल्स के कंपैरेटिवली। हिल्स में हाइट होती है, जो हिली एरिया होता है वहाँ पे हाइट की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम हो गया तो साउंड की वेलोसिटी भी वहाँ पे कम हो जाएगी।
और जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जो सी के पास होते हैं एरियाज वहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है ड्यू टू ह्यूमिडिटी। सो वहाँ पे साउंड की वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू हिली एरिया। तो ये था ओनली टेम्परेचर का इफेक्ट। अभी मीडियम का इफेक्ट। जो एक टर्म है, जो हमने जब ऊपर के फिगर्स को स्टडी किया था, इस वाले फिगर को, और जब हमने आपको सिमुलेशन दिखाई थी, तब हमने आपको बताया था दैट व्हेन, जो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये हमने आपको बताया था। सो व्हेन लॉन्गिट्यूडनल वेव travels it travels through vibrations of particles of medium। मीन्स ये जो मीडियम के पार्टिकल हैं ये आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। मीन्स अगर ये पार्टिकल है कोई, ये आगे जाता है, फिर से वापस सेंटर पे आता है, और फिर वापस इस तरफ जाता है। मीन्स आगे गया, पीछे आया, और फिर सेंटर पे आ गया। ऐसे पार्टिकल वाइब्रेट करता है, इनके थ्रू लॉन्गिट्यूडनल वेव और साउंड ट्रैवल करता है। और जब ये पार्टिकल आगे जाता है तो यहाँ पे जो दूसरा पार्टिकल होता है ये अपनी एनर्जी उस दूसरे पार्टिकल को दे देता है। ये पार्टिकल अपनी एनर्जी आगे थर्ड पार्टिकल को देगा, ये थर्ड पार्टिकल अपनी एनर्जी फोर्थ पार्टिकल को देता है, और ये प्रोसेस ऐसे कैरी होती रहती है। यहाँ से एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होती रहती है। तो ये पार्टिकल जितने एक दूसरे के पास होंगे उतना ही ये पार्टिकल जितने एक दूसरे के पास होंगे उतना ही एनर्जी ट्रांसफर इजी हो पाएगा। सो इन शॉर्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा कोई मीडियम जिसमें पार्टिकल एक दूसरे के पास हों, वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर इजीली होगा। और अगर एनर्जी ट्रांसफर इजी होगा तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मींस साउंड, जो हमारा साउंड है वो और इजीली ट्रैवल कर पाएगा, मींस और फास्ट ट्रैवल करेगा। सो मीडियम का इफेक्ट साउंड पे यही होता है कि जितना मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के आसपास हैं उतना मीडियम के अंदर साउंड फास्ट ट्रैवल करता है। और जो हमारे मीडियम के पार्टिकल हैं उनके बीच की सेपरेशन के बेसिस पे हमने मीडियम को ऑलरेडी 3 केसेस में क्लासिफाई किया हुआ है। हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं ऑलरेडी। एक होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के अंदर, मीडियम पार्टिकल्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के बीच की स्पेसिंग सबसे कम होती है। गैस के अंदर मीडियम पार्टिकल्स आर फर्दस्ट टू ईच अदर। गैस के अंदर पार्टिकल एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे होते हैं। और लिक्विड के अंदर पार्टिकल डिस्टेंस इज इंटरमीडिएट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस होता है। सो पार्टिकल डिस्टेंस इज इंटरमीडिएट। तो अगर हम पार्टिकल डिस्टेंस को सपोज करो पार्टिकल डिस्टेंस को लिखते हैं d, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि
सॉलिड का डिस्टेंस सबसे कम है, उससे ज्यादा लिक्विड का डिस्टेंस है और उससे ज्यादा गैस का डिस्टेंस है। और हमने अभी बताया था आपको पीछे फिगर के थ्रू शो करके कि जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी लॉन्गिट्यूडनल वेव इजीली ट्रेवल कर सकती है और उतनी स्पीड ज्यादा होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव की और साउंड की। सो अगर डिस्टेंस कम है तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी और डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी। तो ये एरोज यहाँ पे फ्लिप कर जाएंगे साउंड के केस में, वेलोसिटी के केस में। तो वेलोसिटी इन सॉलिड सबसे ज्यादा होगी, फिर आएगी वेलोसिटी इन लिक्विड और फिर आएगी वेलोसिटी इन गैस। तो यहां से आप सिंपली एक एग्जांपल ले सकते हो दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आइस is greater than velocity of sound in water is greater than velocity of sound in vapor। क्योंकि आइस, वाटर और वेपर ये एक ही चीज की तीन फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे इनको कंपेयर कर रहे हैं। और आप इन जनरल इजिली लिख सकते हो दैट velocity of sound in water is greater than velocity of sound in air। अब ये लिखना कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू दिस रिलेशन, बिकॉज ये जो है यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट भी आता है। जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर पे भी आती है, बिकॉज वेपर बनाने के लिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। आइस बनाने के लिए आपको 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए और वाटर 0 to 100 कहीं भी हो सकता है। तो नॉर्मली जब हम ऐसे कंपेयर करते हैं दो मीडियम के बीच में वेलोसिटी साउंड की, तो हम टेम्परेचर को एक जैसा ही रखते हैं। तो अगर 0 डिग्री टेम्परेचर है तो आप इजीली बोल सकते हो कि वहां पे आइस में स्पीड ज्यादा होगी साउंड के रिस्पेक्ट में, सॉरी वाटर के रिस्पेक्ट में। और अगर 100 डिग्री टेम्परेचर है तो 100 डिग्री पे वेपर भी होता है, वाटर भी होता है, तो 100 डिग्री पे वाटर में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो वाटर के वेपर्स है। सो साउंड के लिए हमने टोटल 2 टाइप की डिपेंडेंस स्टडी कर ली अब तक वेलोसिटी के लिए। नंबर 1 टेम्परेचर पे, दैट इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस velocity of sound increases and temperature decreases, velocity of sound decreases। Number 2, if particle distance decreases, velocity of sound increases। ठीक है, जितना पार्टिकल डेंस होता जाएगा, मींस गैस से आप लिक्विड की तरफ आओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लिक्विड से आप सॉलिड की तरफ जाओगे तो वेलोसिटी और भी बढ़ जाएगी, प्रोवाइडेड हम टेम्परेचर फिक्स रखते हैं कंपैरिजन पर्पस के लिए। ओके, तो ये तो था साउंड के लिए। अब सेम हम लाइट के लिए भी देख लेते हैं सो दैट आप कंपेयर कर पाए। बट ये आपके सिलेबस में एज इट इज कवर्ड नहीं है, हम जस्ट आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। फॉर लाइट, so first thing, velocity of light does not depend upon temperature। टेम्परेचर पे तो डिपेंड ही नहीं करती, साउंड की डिपेंड करती है। और पार्टिकल्स के लिए, फॉर मीडियम्स, यहां पे उल्टा रिलेशन होता है। जैसे साउंड के लिए गैस में सबसे कम, सॉलिड में सबसे ज्यादा, यहां पे उल्टा है कि गैस में सबसे ज्यादा और सॉलिड में सबसे कम। और एक और चीज हम यहां पे ऐड कर सकते हैं दैट, और गैस से भी कम होती है कहां पे, वैक्यूम में, जो कि 0 होती है। वैक्यूम में साउंड की वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो अगर आप स्पेस में है तो वहां पे साउंड सुनाई नहीं देता।
और लाइट के लिए अगर हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है कहां पे, वैक्यूम में ही सबसे ज्यादा होती है। फिर उससे कम कहां पे होती है, गैस के अंदर। उससे कम लिक्विड के हाँ लिक्विड के अंदर, और उससे कम सॉलिड के अंदर। सो जैसे ही पार्टिकल डिस्टेंस कम होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कम होती जाती है। अब इसका जो रीजन है वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे कि एक्चुअली लाइट कैसे मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट करती है और साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है। तो जो रीजंस हैं वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। बस अभी आपको लिए इतना ही अंडरस्टैंड करना सफिशिएंट होगा दैट टेम्परेचर के साथ साउंड की वेलोसिटी बढ़ती है, और जैसे आप मीडियम चेंज करते हैं गैस में सबसे कम होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और सॉलिड में उससे भी ज़्यादा, और वैक्यूम में साउंड की वेलोसिटी जीरो होती है। और लाइट के लिए रिवर्स है, टेम्परेचर पे कोई डिपेंड नहीं करती लाइट की वेलोसिटी, और वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, फिर गैस में, फिर लिक्विड में, और फिर सॉलिड में। इसके बाद हम आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने आपको बोला था साउंड क्या है, इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अगर कोई भी वेव हो तो वेव के अंदर कुछ बेसिक फिनोमिनाज होते हैं जो वेव शो करती है। नंबर एक रिफ्लेक्शन, नंबर दो रिफ्रैक्शन, एंड नंबर थ्री डायफ्रैक्शन। ये जो दोनों चीजें हैं ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और साउंड वेव रिफ्लेक्शन कैसे शो करती है। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को देखते हैं क्योंकि हमें जस्ट यही स्टडी करना है। सो it is defined as opposite change of path when wave is obstructed by any object। ये आपको बहुत टेक्निकल लग रही होगी तो आप इसको इन शॉर्ट सिंपल आसान भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी वेव जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब कोई वेव है ये इसकी तरफ आ रही है, और जब ये इससे टकराएगी तो टकराने के बाद ये अपने पाथ को अपोजिट कर लेती है, तो इसका पाथ कुछ ऐसे हो जाता है। तो ये पाथ का अपोजिट होना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये किसी एंगल पे भी हो सकता है, जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो वेव ऐसे आ रही है, तो अब इससे टकराने के बाद वेव ऐसे चली जाएगी। तो ये दिस इज रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स भी होते हैं जो आप नेक्स्ट क्लास में, आपकी 10th क्लास में जो आपके कवर होते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। जो बेसिक रूल होता है दैट इज कि ये एंगल सेम रहता है। अगर यहाँ पे आप सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो ये जिस एंगल से उसने स्ट्राइक किया है
अगर इसका आप थीटा बोलोगे तो जिस एंगल से वो वापस जाएगी वो भी थीटा ही होगा। ये इस केस में 0 होता है एंगल, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मली गिर रही है, और किसी एंगल पे गिरती है तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। सो दिस इज रिफ्लेक्शन। तो जो साउंड है वो रिफ्लेक्शन को शो करता है। इसके आप डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हो कि अगर आप किसी दीवार के सामने बैठ के बोल रहे हो तो आपका साउंड दीवार से लग के रिफ्लेक्ट होके वापिस आता है। अगर आप कभी माउंटेन्स में गए हो और आपसे दूर बहुत आपसे कुछ दूरी पे कोई माउंटेन है, सपोज 500 मीटर पे कोई माउंटेन है लाइक दिस, सपोज कीजिए ये कोई माउंटेन है आपके सामने, ओके, और आप यहाँ पे हो एंड दिस इज ग्राउंड। तो अगर आप एक सफिशिएंट लाउडनेस से बोलते हो और आपका साउंड जाता है माउंटेन तक, आपने बोला और आपका साउंड ये माउंटेन तक जाता है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि माउंटेन से वो रिफ्लेक्ट होके आप तक वापस आ जाए और आपको फिर आपका साउंड ही वापस सुनाई देता है, जिसको हम एको भी बोलते हैं। माउंटेन्स में आप नॉर्मली ये चीज इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका साउंड आपको वापस सुनाई देता है। और यही जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, दैट इज एको। और उसमें हम एको किसकी एप्लीकेशन है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की एप्लीकेशन है। सो हम अभी एको को डिटेल में पढ़ेंगे कि इन रियलिटी होता क्या है, कि आपको ये जो केस है यहाँ पे आपको आपकी आवाज दोबारा क्यों सुनाई देती। बिकॉज जब आप किसी एक स्मॉल रूम के अंदर बैठे हुए हो, वहां पे भी दीवार है, सपोज कीजिए ये कोई रूम की एक स्मॉल कोई रूम है जिसकी एक दीवार है और आप यहाँ पे हो। तो जब आप यहाँ पे बोलते हो तब भी आपका साउंड दीवार पे जाता है और आपके तक वापस आता है, बट इस केस में आपको एको नहीं सुनाई देती। जबकि अगर आप यही सेम चीज माउंटेन के साथ करो जहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होता है, वहां पे आपको सुनाई देती है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है एको, इसके अंदर वही कवर करने वाले हैं। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कवर हो गया। रिफ्लेक्शन में जस्ट क्या होता है कि जो साउंड है वो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है, तो आप उसको इजीली रिफ्लेक्ट कर सकते हो और रिफ्लेक्ट करके उससे वेरियस एप्लीकेशंस करवा सकते हो। जैसे जो स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर यूज करते हैं आपकी हार्ट बीट को सुनने के लिए, उसमें क्या होता है वो जस्ट आपके हार्ट से साउंड को कलेक्ट करता है और फिर उसको रिफ्लेक्ट कर करके जो डॉक्टर है उसके ईयर्स तक पहुंचाता है। इसको हम आगे भी देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ साउंड। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक फिगर भी है रिफ्लेक्शन के लिए, हम आपको वो शो करते हैं। सो ये देखिए ये रिफ्लेक्शन के लिए फिगर है और इसमें क्या शो किया गया है कि ये एक वॉल है, तो इस वॉल को हम थोड़ा कलर कर देते हैं सो दैट आपको। सो ये हमारे पास एक वॉल है जिसपे अभी क्या होगा, जाके साउंड टकराएगा। ये क्लॉक है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये साउंड ऐसे पाइप के थ्रू ट्रांसफर होता है, फिर ये वॉल के ऊपर जाके टकराता है। वॉल इसको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे वापस ईयर्स में पहुंच जाता है। अगर यहाँ पे ये वॉल नहीं होती तो ये साउंड डायरेक्ट सीधा चला जाता और फिर आपके पास रिफ्लेक्टेड साउंड नहीं आता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस क्लॉक से यहाँ से डायरेक्ट साउंड आपके पास आ जाता है, बट रिफ्लेक्टेड नहीं होता, वो डायरेक्ट साउंड होता। सो ये एक सिंपल फिगर था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए। तो हम अभी एको स्टडी करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
सो एको स्टडी करने से पहले आपको ह्यूमन बॉडी के परसिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास जो दो सेंसर्स हैं या दो हमारे ऑब्जर्वेशन करने के मैकेनिज्म हैं, नंबर वन इज आइस। आइस से हम लाइट को सेंस करते हैं। नंबर टू इज ईयर्स, इससे हम साउंड को सेंस करते हैं। सॉरी, लाइट। तो जैसे ही अगर आपके पास सपोज कीजिए आपके पास एक पीसी है, एक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर लगा होता है। प्रोसेसर की कोई स्पीड होती है, सपोज कीजिए स्पीड है 3.6 गीगाहर्ट्ज। मींस एक सेकंड में वो इतनी कैलकुलेशन कर सकता है, ये इतने टाइम्स प्रोसेसर काम कर सकता है। बट अगर आप उसको कोई टास्क दे दो जो कि एक सेकंड में इतने बार रन होनी चाहिए, तो ये आपका प्रोसेसर कि अगर स्पीड उस टास्क की स्पीड से कम है तो प्रोसेसर उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, और जो एक्स्ट्रा डाटा है, मींस यहाँ पे जो 0.1 गीगाहर्ट्ज का एक्स्ट्रा डाटा है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, उसको आप यूज नहीं कर पाओगे। तो सेम जैसे प्रोसेसर की एक पर्टिकुलर स्पीड है, अगर उस स्पीड से ज़्यादा अगर आप उसको डाटा दे देते हो, या उससे ज़्यादा बैंडविड्थ का आप उसको डाटा दे दोगे, तो वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। सिमिलर होता है हमारे आइस के साथ और हमारे ईयर्स के साथ, इनकी भी एक स्पीड होती है प्रॉपर, उसको बोला जाता है परसिस्टेंस। और ये हमारे पास दो टाइप का होता है। परसिस्टेंस किसके लिए होता है, ईयर्स के लिए भी होता है, और परसिस्टेंस विजन के लिए या आइस के लिए भी होता है। ईयर्स के लिए परसिस्टेंस होता है 1/10 सेकेंड, और आइस के लिए होता है 1/16 सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है, तो पहले हम ईयर्स के लिए स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और फिर आप आइस के लिए इसको ऑटोमेटिकली एनालॉगस करके समझ जाओगे। तो जो ईयर ऑफ परसिस्टेंस ऑफ ईयर है दैट इज 1/10 सेकेंड। मीन्स अगर आपके पास दो साउंड हैं, साउंड ए और साउंड बी, और दोनों एनालॉगस हैं, दोनों एक जैसे हैं, सेम साउंड है, बस आपने नाम अलग अलग दे दिया। मीन्स जैसे कंप्यूटर में आप एक फाइल को कॉपी करके उसको दूसरा नाम दे सकते हो, तो हमने भी ऐसे किया, एक साउंड लिया उसकी हमने दो फाइल बना दी, फाइल ए फाइल बी। तो अगर आप फाइल ए को प्ले करते हो, आपने इसको प्ले कर दिया, और विद इन 1/10 सेकेंड, मीन्स 0.1 सेकेंड होने से पहले आप बी फाइल को भी प्ले कर दो, तो जो आपके कान हैं वो बी फाइल को प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो 0.1 सेकेंड तक तो वो प्रोसेस कर रहे हैं सिर्फ ए फाइल को, और क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं तो वो सिमिलर होने की वजह से इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे कोई सी फाइल हो, मीन्स वो बिल्कुल ही अलग साउंड हो, वो ए के साथ आ जाए तो वो उसको प्रोसेस कर लेंगे, बट सिमिलर साउंड को प्रोसेस करने के लिए जो हमारे ईयर्स हैं उनको कम से कम कितने का गैप चाहिए, 1/10 सेकेंड का गैप चाहिए। इट मीन्स इसको आप ऐसे एग्जाम्पल में बोल सकते हो, एक अनदर एग्जाम्पल में, कि एक सपोज ये प्लेयर है, इसके पास एक बॉल आती है यहां से, जिसको ये कैच करना चाहता है, जिसको इसको कैच करना है। तो जब इसके पास पहली बॉल आती है, उसको कैच कर लेता है, उसके बाद ही ये दूसरी बॉल को कैच कर सकता है। हाँ, इन बिटवीन अगर इसके पास पहली बॉल आ रही है और इसके पास एक फुटबॉल आ जाए, तो उस फुटबॉल को ये पैर से किक कर सकता है, वहां पे फुटबॉल को पैर से किक करने के चांसेस हैं साथ में, जब ये इस बॉल को कैच कर रहा होगा। बट इसके पास एक साथ दो फुटबॉल आ जाए, या एक साथ दो सिंपल बॉल आए जिसको इसको कैच करना है, हाथों से पकड़ना है, तो वो ये एक साथ वाला काम नहीं कर सकता, साइमल्टेनियस वाला काम सिंगल टाइप के इवेंट के लिए नहीं कर सकता। तो सिमिलर हमारे कानों के लिए होता है कि अगर उसके पास एक ही तरह के दो साउंड 0.1 सेकेंड के डिफरेंस के गैप से पहले ही आ जाए, मीन्स उनके बीच का गैप 0.1 सेकेंड से कम है, दो साउंड ए और बी जो दोनों एक जैसे हैं,
अगर उनके बीच का गैप 0.1 सेकंड से कम है तो हमारा जो हमारे ईयर हैं उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते और वो दोनों को एक ही बना के हमारे माइंड को भेज देते हैं। इसलिए नॉर्मली जब आप किसी दीवार के पास हो, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपको, कि अगर आप किसी रूम के अंदर हो और वहाँ पे कोई दीवार है आपके सामने, तो डिस्टेंस इतना कम होता है कि आपका जो साउंड है जब दीवार से रिफ्लेक्ट होके आएगा उसका रिफ्लेक्शन का टाइम 0.1 सेकंड से कम होता है। आपका साउंड आपसे आपके माउथ से निकल के दीवार से रिफ्लेक्ट होके वापस आपके कान तक आने का जो टाइम है वो 0.1 सेकंड से कम है। इसलिए आपके जो ईयर्स हैं वो दोनों साउंड में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और वो दोनों साउंड को एक ही बना के आपके ब्रेन के पास भेज देते हैं। इसलिए आपको स्मॉल रूम में एको नहीं सुनाई देती। बट अगर यही आप किसी माउंटेन वाले हिली एरिया में करो जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, टोटल डिस्टेंस ज़्यादा है, या किसी एक बड़े रूम में करोगे जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो साउंड आपका ट्रैवल होके आप तक वापस आता है तो वहाँ पे टाइम 0.1 सेकंड से ज़्यादा हो जाता है। और अब आपका जो आपके ईयर्स हैं वो इन दोनों साउंड को अलग अलग प्रोसेस कर सकता है। ऑल्दो साउंड दोनों सेम ही है, बट क्योंकि दोनों के बीच का टाइम गैप ज़्यादा हो गया इसलिए वो दोनों को अलग अलग प्रोसेस कर सकता है और इसलिए आपको वही साउंड 2 बार या 3 बार भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको सुनाई देगा। सो दिस इज एको। और ये किसकी वजह से होती है? परसिस्टेंस ऑफ साउंड की वजह से, जो कि हमारे पास 1/10 सेकेंड है। ऐसी आइज के लिए भी होता है 1/16 सेकेंड। मीन्स अगर आपको दो एक जैसी इमेजेस 1/16 सेकेंड के डिफरेंस से कम डिफरेंस पे शो करी जाए तो आपकी आंखें बता ही नहीं पाएंगी कि वो इमेजेस अलग हैं या नहीं। मीन्स वो रुक रुक के आ रही हैं, कंटिन्यूस आ रही है। मूवीज के अंदर एक्चुअली ऐसा ही होता है। जो आपके पास टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल फोन है वहाँ पे जो रिफ्रेश रेट होता है वो दैट इज सेम। अगर आपके मोबाइल का रिफ्रेश रेट जो आजकल आता है नॉर्मली, अगर 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है तो इसका मीनिंग है कि 1 सेकंड में आपको 60 इमेजेस दिख रही हैं। तो मीन्स 1/60 सेकंड पे आपको एक इमेज दिखाई जा रही है। अब ये टाइम आपके परसिस्टेंस विजन से बहुत कम है। इसकी वजह से आपको क्या लगता है कि जो दो इमेज आपको दिखाई गई वो दो नहीं, वो एक ही है। आपकी आईज उनको एक साथ प्रोसेस करके आपके माइंड पे भेजती है और उससे आपको ऐसे लगता है कि आपकी स्क्रीन पे जैसे कोई मूवी चल रही हो या रियल टाइम एनिमेशन चल रहा हो, जो कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इन एक्चुअल वो जस्ट इमेजेस हैं, उनको इतना फास्ट शो किया जाता है कि आपकी आंखें उन सबको एक साथ प्रोसेस करती, कंटिन्यूसली प्रोसेस करती रहती। सो ये सब एको और कंटिन्यूस मूवी दिखना, ये सब किसकी वजह से होता है? परसिस्टेंस की वजह से होता है कि हमारे आईज की, हमारे ईयर्स की भी एक पर्टिकुलर स्पीड है। अगर आप उसको क्रॉस कर जाते हो तो सिग्नल्स, थिंग्स मिक्सअप हो जाती हैं एक दूसरे के साथ और हम उसी का फ़ायदा भी उठाते हैं। मीन्स जो हम कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं वो हम उस परसिस्टेंस ऑफ विजन को मिक्स करके उसका फ़ायदा ही उठा रहे हैं। सो दिस वाज एको। अब उसके बाद होता है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन सो रिवर्बरेशन में क्या होता है? जस्ट सेम एको वाला ही इफेक्ट होता है, बस डिफरेंस क्या होता है? जो एको में था, एको थी वन टाइम, आपको सिर्फ एक ही बार साउंड सुनाई दे रहा था। रिवर्बरेशन में क्या होगा? ये आपको मल्टीपल टाइम सुनाई देगा। जैसे एक हम आपको सिनेरियो दिखाते हैं कि कैसे हो सकता है कि सपोज कीजिए ये एक माउंटेन है, ये दूसरी माउंटेन है और आप दोनों माउंटेन के बीच में खड़े हो। आप साउंड एमिट करते हो तो आपका साउंड इधर भी, दोनों साइड जाता है, इधर भी जाता है, इधर से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है आपके पास, आपको सुनाई देता है, इधर से रिफ्लेक्ट होके इधर से वापस आता है, फिर आपको सुनाई देता है। ऐसे आपको मल्टीपल टाइम आपका साउंड सुनाई देता है।
आप ऐसा किसी रूम में भी कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई बड़ा हॉल है तो वहाँ पे उसकी 4 साइड्स हैं और ऊपर एक उसकी छत है, तो आपको 5 साइड से रिफ्लेक्शन होके साउंड सुनाई देगा, तो आपको आपका साउंड मल्टीपल टाइम सुनाई देगा। इसी मल्टीपल एको को रिवर्बरेशन बोला जाता है और ये इन एक्चुअल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहाँ पे? स्पेशली मूवी थिएटर्स में। जो मूवी थिएटर्स होते हैं उनकी शेप कुछ ऐसे होती है कि फ्रंट पे यहाँ पे स्क्रीन होगी और फिर ये पर्सन की सीट्स होती हैं। और ऊपर उसका रूफ टॉप होता है, छत होती है। तो सपोज कीजिए पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है तो और यहाँ पे स्पीकर है स्क्रीन के साथ, तो जो साउंड है वो डिफरेंट पाथ्स ले सकता है। मीन्स एक साउंड ऐसे आ सकता है पर्सन के पास, एक साउंड ऐसे आ सकता है, एक साउंड ऐसे टकरा के और यहाँ से ऐसे आ सकता है, ऐसे ही साउंड इधर से कहीं से आ सकता है। तो जो पर्सन है उसको क्या सुनाई देगा? उसको सेम डायलॉग मल्टीपल टाइम्स सुनाई देगा, या सेम चीज जो किसी एक्टर ने बोला वो उसको मल्टीपल टाइम्स सुनाई देगा ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। और इससे क्या होता है, जो मूवी एक्सपीरियंस है, जो पर्सन का एक्सपीरियंस है, वो बैड हो जाता है, बुरा हो जाता है। सो मूवी थिएटर में इस चीज के लिए स्पेशल ऑब्जर्व किया जाता है इस चीज को कि कितनी जगह से रिफ्लेक्शन हो रहा है और उस रिफ्लेक्शन को काउंटर किया जाता है, कम किया जाता है, खत्म किया जाता है, सो दैट मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ना आए और रिवर्बरेशन कम से कम हो और पर्सन का जो मूवी एक्सपीरियंस है प्लीजेंट एक्सपीरियंस हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो। उसके लिए क्या किया जाता है, जो ये रूफ टॉप है, इस रूफ टॉप को प्रॉपरली इंजीनियर किया जाता है ऐसे मटेरियल के साथ कि ये मैक्सिमम साउंड को अब्जॉर्व कर ले और जो रिफ्लेक्टेड साउंड हो वो बहुत कम हो, सो दैट अगर ये मैक्सिमम साउंड को ऑब्जर्व कर लेगा तो रिफ्लेक्टेड साउंड यहाँ पे एक बार ही पहुंच पाएगा, दूसरी बार ये जो ये वाला पाथ है यहाँ पे साउंड ऑब्जर्व होके खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ही नहीं। ऐसे आप जो रिवर्बरेशन है उसको कम कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। कैसे? बाय यूजिंग बेटर साउंड अब्जॉर्प्शन मेथड्स। और उसमें क्या कर सकते हो, जो रूफ है उसको इंजीनियर किया जाता है, जो सीट्स होती है उनको इंजीनियर किया जाता है, उनका सरफेस ऐसा बनाया जाता है, रफ सरफेस बनाया जाता है। बिकॉज जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन होने के लिए एक चीज जरूरी है, दैट इज स्मूथ सरफेस। अगर सरफेस स्मूथ ना हो, अगर कैसा हो जाए, रफ सरफेस हो जाए, तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता। सो यही किया जाता है कि जो सीट्स हैं उनको रफ बनाया जाता है, जो रूफ टॉप है उसको रफ बनाया जाता है, और उससे क्या हो जाता है कि जो रिफ्लेक्शंस हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं, कम से कम हो जाती हैं। रिफ्लेक्शन को जीरो भी नहीं करना है, बिकॉज अगर आप रिफ्लेक्शन को जीरो कर दोगे तो हो सकता है कि इस पर्सन तक साउंड ही ना पहुंचे, बिकॉज डायरेक्ट लाइन ऑफ साउंड पॉसिबल ना हो। हमें रिफ्लेक्शन को जीरो नहीं करना है, जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं ये वाले, हमें इनको खत्म करना है। जो रिफ्लेक्शन सेम पाथ से हो रहे हैं उनको हमें जीरो नहीं करना। तो रफ सरफेस करने से जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हैं वो खत्म हो जाते हैं और जो रिवर्बरेशन की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाती है, और उससे जो एक्सपीरियंस है वो खराब नहीं होता। और ऐसा ही नॉर्मली माउंटेन्स में भी होता है कि माउंटेन का जो सरफेस है वो भी रफ होता है, तो आपको यहाँ से एक बार आपका साउंड रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, बट मल्टीपल टाइम्स इसी माउंटेन से आपका साउंड रिफ्लेक्ट होके नहीं आने वाला, बिकॉज इसका भी सरफेस रफ होता है।
तो रिफ्लेक्शंस कम ही होते हैं, ज्यादा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस नहीं सुनाई देते। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, और जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा दैट इज यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला तो हमने अभी आपको बताया कहां पे होता है, मूवी थिएटर के अंदर होता है। मूवी थिएटर में कैसे होता है, हम फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं कि सपोज कीजिए ये स्क्रीन है, ये सीट्स हैं, और ये रूफटॉप है, या एक साइड ये है और ये दूसरी साइड है, यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ। अब जो हम ये सरफेस है, हमने इसको क्या बनाया हुआ है, रफ बनाया हुआ है। रफ होने से क्या है कि उसके पास अनवांटेड रिफ्लेक्शंस नहीं आएंगे। तो अब क्या होगा, पर्सन के पास अगर यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है तो स्पीकर से एक साउंड ऐसे आएगा और एक साउंड ऐसे आएगा, और ये दोनों साउंड साइमल्टेनियसली आएंगे, एक साथ आएंगे। उससे क्या होगा, पर्सन को सेम साउंड दो बार सुनाई नहीं देगा, और उसको दोनों साउंड दोनों ईयर से सुनाई देगा, इस वाले साइड से भी दिखाई देगा और उस वाली साइड से भी सुनाई देगा, दोनों साइड से सुनाई देगा। तो उसको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, और ये किसके थ्रू हो पा रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से हो पा रहा है। बस हमने यहाँ पे क्या किया कि सरफेस को रफ बना दिया, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अगर कोई साउंड ये वाला पाथ लेने वाला था तो हमने उस पाथ को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। अब साउंड ये वाला पाथ नहीं ले सकता। ओके, उससे आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 होता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं स्टेथोस्कोप में। हम आपको शो करते हैं कैसे। तो जो डॉक्टर का डिवाइस होता है स्टेथोस्कोप, उसमें क्या होता है कि जब स्टेथोस्कोप को पेशेंट के हार्ट के या लंग के लिए यूज किया जाता है, दिल के लिए या फेफड़ों के लिए यूज किया जाता है, तो जब उसको दिल के पास लगाया जाता है, हार्ट के पास लगाया जाता है, तो वहां से वो क्या करता है, हार्ट बीट को कैप्चर करता है। और फिर जो स्टेथोस्कोप का पाइप होता है, सपोज उसका ये पाइप है ऐसे, उस पाइप से साउंड रिफ्लेक्ट होता हुआ ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होता हुआ जो डॉक्टर है, डॉक्टर के ईयर्स तक पहुंच जाता है, और उसको उसकी हार्ट बीट सुनाई देती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की एक दूसरी एप्लीकेशन है डॉक्टर स्टेथोस्कोप में। जो थर्ड एप्लीकेशन आती है वो आती है लाउड स्पीकर्स में। कि सपोज कीजिए आपको आपका मैसेज किसी पर्सन तक पहुंचाना है जो आपसे बहुत डिस्टेंस पे है या आपसे दूर है। तो जब आप बोलते हो नॉर्मली, तो आपका साउंड हर डायरेक्शन में स्प्रेड होता है, 360 डायरेक्शन में हर जगह स्प्रेड होता है। तो आप एक डिवाइस लेके उसको ओमनी डायरेक्शन बना सकते हो, कि एक सिंगल डायरेक्शन में भेज सकते हो। जैसे ये डिवाइस है, आप यहां से साउंड को भेजते हो, तो साउंड क्या करता है, अंदर जाता है, साउंड ऐसे अंदर जाता है और यहां से रिफ्लेक्ट होके स्ट्रेट हो जाता है। ऐसे अंदर गया तो रिफ्लेक्ट होके स्ट्रेट हो गया। ऐसे साउंड एक सिंगल डायरेक्शन की तरफ जाता है, और एक सिंगल डायरेक्शन में उसकी जो रेंज है वो एम्पलीफाई हो जाती है। तो ये भी एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की एप्लीकेशन है। ऐसा ही सेम हॉर्न्स में होता है, जहां पे जस्ट यहां से जो साउंड आया वो रिफ्लेक्ट होके स्ट्रेट हो गया सारा का सारा। अगर कोई किसी एंगल वाला साउंड था तो सभी के सभी स्ट्रेट हो जाता है, जिससे सिंगल डायरेक्शन में साउंड की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जो हमारी ये वीडियो थी इसमें यहीं तक। इसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड एज यूजुअल, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में, देन प्लीज़ कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज जितना आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, और उससे जो हेल्प आपको मिली वो और लोगों को भी मिलेगी, और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी। थैंक यू।